इक्वेशन है गॉस लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, यानी एक समान आवेशित लंबे चादर या समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में है ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। तो ये एक प्लेन शीट है, ठीक है, और प्लेन शीट है, इसका कुछ एरिया है, तो हम मान लेते हैं इसका जो इस पे जो चार्ज फैला हुआ है उसके लिए हम लोग मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और सिग्मा होता है कितना, Q अपॉन A, ठीक है। तो हमको चार्ज निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सिमेट्री ढूंढना है, गॉसियन सरफेस बनाना है, सिमेट्री ढूंढना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि इस सीट से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर करने के बाद, बहुत सारे सरफेस को ट्रायल एंड एरर करने के बाद, यहाँ पे हमने सोचा कि जितना r डिस्टेंस पे इधर आए हैं उतना ही r डिस्टेंस पे इधर आ जाते हैं, ठीक है। और इसको एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्सिस, ऐसे आपका सीट है और इसके नॉर्मल मान लेते हैं इसका एक्सिस, ठीक है, इसके नॉर्मल। तो हम लोग क्या करते हैं, वी इमेजिन ए गॉसियन सरफेस ऐसे, we imagined a Gaussian surface in the form of a cylinder whose axis is normal to the plane surface। जो प्लेन शीट है इसके नॉर्मल है इस सिलेंडर का एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है ये। अब ये ऐसे सीट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे निकलता हुआ या ऐसे निकलता हुआ, ठीक है। ऐसा सीट है तो इस साइड ऐसे और इस साइड ऐसे, ठीक, यानी यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे यहाँ पे निकलेगा ऐसे, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा, ये वाला आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ऐसा मिलेगा, यानी इस सीट को पंक्चर करता हुआ ये सिलेंडर निकला है, ठीक है। इस सीट को पंक्चर करता हुआ सिलेंडर गया है, देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब देखो, ये अगर प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, ठीक है, फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस के लिए देखो, एरिया वेक्टर किधर, इधर, इसका एरिया वेक्टर किधर, इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, उसी डायरेक्शन में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे देखो, थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर बोथ फ्लैट सरफेस इक्वल टू जीरो, सॉरी, हाँ जीरो, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल दोनों फ्लैट सरफेस के लिए कितना है, जीरो। लेकिन इस कर्व सरफेस का देखोगे तो इसका जो एरिया यहाँ काटोगे तो एरिया वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा ऐसा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही है, यहाँ भी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90, यहाँ पे थीटा जीरो, यहाँ पे थीटा जीरो और यहाँ पे थीटा 90। सो थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर कर्व्ड सरफेस इक्वल टू 90। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, कि एक गॉसियन सरफेस का कल्पना किया गया एक सिलेंडर के रूप में जिसका एक्सिस प्लेन शीट से नॉर्मल है और पी उसके सरफेस पे है, पी जो सिलेंडर है उसके सरफेस पे, टॉप सरफेस पे, ठीक है। एक्सटेंड्स इक्वली बोथ साइड, यानी सीट के दोनों साइड इक्वली एक्सटेंड किया गया है। सो लिखेंगे, वी इमेजिन्ड ए गॉसियन सरफेस सच दैट its axis is normal to the plane sheet and it extends equally, यानी जितना इधर आया है उतना ही इधर गया, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल था उसको डिसाइड कर दिया यहाँ। अब एंगल डिसाइड हो गया तो दूसरा काम हमको क्या करना है, गिनिए। पहला काम तो हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर को आपने डिफाइन कर दिया। दूसरा आपको निकालना है फ्लूइड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, ये ई डी ए कॉस थीटा। तो इसको भी तीन पार्ट में कर लेते हैं, देखो, फ्लैट वन ई डी ए कॉस जीरो प्लस
EDA cos 0 फ्लैट 2 प्लस EDA cos 90, ये है कर्व। तो ये कर्व वाला तो जीरो हो जाएगा। तो देखो क्लोज्ड इंटीग्रल EDA cos थीटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा और डीए का इंटीग्रेशन ए cos 0 1, तो यहाँ पे EA प्लस यहाँ भी EA और ये हो जाएगा 0। ठीक है, देखो क्या हुआ, cos 0 1, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा और डीए का इंटीग्रेशन ए, तो E इंटू ए, यहाँ भी E इंटू ए, तो ये कितना हुआ 2 इंटू E इंटू ए। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल EDA cos थीटा हो गया इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ना, तीसरा काम करना है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज के लिए मैंने बोला था सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो यहां से ए निकाल, क्यू निकालोगे, क्यू निकालोगे तो क्या होगा, ए जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। नाउ चौथा अप्लाई कर दो, अप्लाई क्लोज्ड इंटीग्रल EDA cos थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू कितना निकाल कर रखे हो, 2EA, इसके जगह पर रखो 2EA और ये हो जाएगा Q अपॉन सॉरी सिग्मा इंटू ए होगा ना, Q के जगह पे क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू ए और बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एरिया हमने कंसीडर किया था, एरिया ये गया। अब देखो E इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखो तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये आर गायब हो गया इसमें से, आर गायब हो गया यहां से, देखो आर गायब हो गया। ठीक है, तो ये सारे डेरिवेशंस हो गए। अब इसमें एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो सीट अगर लेते हैं हम लोग, एक यहाँ पे शीट लिया मैंने, इस पे सब प्लस चार्ज है, और यहाँ पे एक शीट लिया मैंने, ऐसा, इस पे माइनस चार्ज है। ठीक है, बोल रहा है कि दोनों के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो देखो दोनों के सेंटर में कितना हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं मैं, स्पेशल केस है ये, आपका डेरिवेशन हो चुका है। तो देखिए ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, इस पॉइंट पे इधर बनेगा। ठीक, और इस माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगा, इस पॉइंट पे इधर ही बनेगा माइनस के कारण भी। ठीक है, तो इसके कारण जो बना इलेक्ट्रिक फील्ड वो बना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेते हैं सिग्मा 1, इसको मान लेते हैं सिग्मा 2, तो इसका बना सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी बना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा 2 है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो दोनों एक ही साइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इसको मान लेते हैं E1, इसको मान लेते हैं E2, E1 प्लस E2 कर देते हैं, तो देखो E नेट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर दोनों का सिग्मा बराबर हो, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर हो, तब क्या होगा, तब हो जाएगा हमारा ई नेट हो जाएगा हमारा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, 2 से 2 कट गया और ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट क्या आया हमारा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वर्सेटाइल है ये। जब हम लोग अगला चैप्टर यूज करेंगे कैपेसिटर, वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो इसको याद रखिएगा, वहां पे बोला जाएगा तो ऐसा नहीं कि कहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े थे। दो प्लेट्स के बीच में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दिस मच।
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस यू विल रिमेंबर। ये हो गया डेरिवेशन। एक डेरिवेशन और है, वो डेरिवेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। वो बोल रहा है कि एक सेल के कारण, ये एक स्फीयर है आर, और इसी को सेंटर मानते हुए एक सेल बना दिया जो कि इसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसी को रेडियस मानते हुए आर दूरी पर बना दिया। ठीक है, ठीक है, इसी को रेडियस मानते हुए। तो बोलता है सेल के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सेम वैसे ही कहानी है, यहाँ पे अगर निकालोगे तुम तो हर जगह सेम ही होगा ना। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0, और यहाँ पे चार्ज है Q। ठीक है, और चार्ज यहाँ पे नहीं रहता है, चार्ज कहाँ रहता है, ये चार्ज फैला रहता है स्फीयर के सरफेस पे रहता है, चार्ज स्फीयर के सरफेस पे चार्ज रहता है। तो देखो 1/4πε0 इंटू Q अपॉन कौन सा आर स्क्वायर, बाहर निकाल रहे हो तो ये स्मॉल वाला आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस पे निकालोगे, सरफेस पे निकालोगे तुम यहाँ पे, तो ये इससे मतलब नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4πε0 और Q अपॉन कौन सा आर, ये वाला आर, तो आर स्क्वायर। लेकिन पूछा जाता है कि इनसाइड, एक बार पूछा गया, ये हो गया आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, ये हो गया ऑन द सरफेस, और लास्ट में बोला जाता है इनसाइड। तो इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं रहता है, चार्ज जीरो, और चार्ज जीरो हो जाएगा तो जब आप वैल्यू रखोगे ना EDA cos थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये जब जीरो हो जाएगा ना तो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो स्फीयर के कारण बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो इतना होता है, सरफेस पे इतना होता है, और अंदर होता है जीरो। ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं, वैसे ही जैसे पॉइंट चार्ज हमने किया था वैसे ही करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू सो मच। आज के क्लास में बस इतना ही।